स्वागत है। आज हम बिहार की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास बिहार सामान्य ज्ञान पर स्लाइड्स का एक पूरा बंडल है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पर हम इसे सिर्फ पढ़ने नहीं वाले, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद इन तथ्यों के पीछे की कहानी को समझना है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। आप कह सकते हैं ये एक राज्य के डीएनए के कोड हैं। हम देखेंगे कि कैसे बिहार की नदियां, उसका इतिहास और उसके लोग, ये सब एक दूसरे से जुड़कर आज की तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। और बिहार की कहानी शुरू होती है एक नदी से, गंगा से। ये नदी बिहार को सिर्फ सींचती नहीं है, बल्कि उसे दो हिस्सों में बांट भी देती है। और यहीं से सारी कहानी दिलचस्प हो जाती है। एकदम सही कहा आपने। गंगा नदी बिहार के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, और ये बिहार को दो अलग अलग दुनियाओं में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और दोनों की तकदीर, दोनों की चुनौतियां सब बिल्कुल अलग हैं। हाँ, बिहार का लगभग 95% हिस्सा मैदानी है, लेकिन इस मैदान का जो चरित्र है वो हर जगह एक जैसा नहीं है। और ये अंतर तो जमीन आसमान का है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि एक ही राज्य में एक हिस्सा हर साल बाढ़ में डूबता है और दूसरा हिस्सा सूखे की मार झेलता है। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब छिपा है इन दोनों हिस्सों की नदियों में। देखिए, उत्तरी बिहार जो हिमालय की तलहटी में है, वहां हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे घाघरा, गंडक, कोसी। हाँ बिल्कुल, ये नदियां बारहमासी हैं। और सबसे जरूरी बात, ये अपने साथ भारी मात्रा में गाद मतलब सिल्ट लेकर आती हैं। तो नतीजा क्या होता है? उपजाऊ जमीन तो मिलती है, लेकिन साथ ही विनाशकारी बाढ़ का खतरा भी बना रहता है। अच्छा, और दक्षिणी बिहार का क्या? दक्षिणी बिहार पठारी इलाके से सटा हुआ है, तो यहाँ की नदियां जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु, ये सब पठार से निकलती हैं। ये मौसमी नदियां हैं, गर्मियों में लगभग सूख जाती हैं। तो वहां पानी की कमी रहती होगी। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पानी की कमी और सूखे की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो एक ही वक्त में सोचिए, बिहार का एक हिस्सा पानी निकालने के लिए संघर्ष कर रहा है और दूसरा पानी बचाने के लिए। ये तो हुई बिहार के अंदरूनी बनावट, लेकिन भारत के नक्शे पर इसकी लोकेशन का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ अक्षांश देशांतर के कुछ नंबर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नंबर ही बिहार की किस्मत तय करते हैं। उन नंबरों का सीधा मतलब है कि बिहार पूरी तरह से उपोष्ण कटिबंधीय जोन में है। सरल भाषा में समझें तो इससे गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीन मिली है और मानसूनी बारिश का वो तोहफा जो इसकी कृषि की रीढ़ है। और इसकी सीमाएं भी तो काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, वो भी देखिए। उत्तर में नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो इसे रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। और वहीं पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से जुड़ा होना इसे देश के दो बड़े आर्थिक गलियारों से जोड़ता है। तो ये तो बिहार का आज का नक्शा है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका जो आज का स्वरूप है वो कई बड़े बदलावों से गुजरकर बना है। पहले 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ, फिर 1936 में इससे उड़ीसा अलग हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बड़ा और आप कह सकते हैं निर्णायक मोड़ तो साल 2000 में आया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 15 नवंबर 2000। झारखंड का अलग होना सिर्फ एक भौगोलिक बंटवारा नहीं था, वो बिहार के लिए एक आर्थिक अंगभंग जैसा था। आर्थिक अंगभंग? हाँ, बिहार का लगभग 46% हिस्सा और सबसे जरूरी सारा खनिज भंडार वाला इलाका, कोयला, लोहा, तांबा, सब कुछ झारखंड में चला गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक ही रात में बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार ही बदल गया। हाँ। जो राज्य उद्योग और खनिज पर अपना दावा कर सकता था, वो अचानक से लगभग पूरी तरह कृषि पर निर्भर हो गया। ठीक यही हुआ। इसे घटना ने बिहार की आर्थिक नियति को आने वाले कई दशकों के लिए लिख दिया। तो अब जो नया बिहार बना, उसे चलाने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा तैयार हुआ। 9 प्रमंडल, 38 जिले। लेकिन ये तो कागजी बातें हैं। असली सवाल तो ये है कि इस नए बदले हुए बिहार में रहने वाले लोग कैसे हैं, और उनकी कहानी हमें मिलती है 2011 की जनगणना के आंकड़ों में। बिल्कुल। मुझे हमेशा आंकड़ों में दिलचस्पी रहती है, क्योंकि वे एक राज्य की असली तस्वीर दिखाते हैं, दावों से परे। तो 2011 की जनगणना बिहार के बारे में क्या कहानी बताती है? ये एक बहुत बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। पहली बात, जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। बिहार में 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। 1106। हाँ, ये भारत में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब जमीन और संसाधनों पर बहुत भारी दबाव है। बहुत ज्यादा।
और ये एक ऐसा तथ्य है जो बिहार की हर दूसरी चुनौती से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है। और शिक्षा, साक्षरता दर को लेकर तो अक्सर बातें होती रहती हैं। हाँ, आंकड़े हैं कि कुल साक्षरता 61.8% है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जब हम इसे तोड़कर देखते हैं तो असली कहानी सामने आती है। पुरुषों की साक्षरता है 71.2% और महिलाओं की? और महिलाओं की सिर्फ 51.5%। ओ, ये तो लगभग 20% का अंतर है। हाँ, और ये 20% का अंतर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये बिहार की सामाजिक चुनौतियों की जड़ की ओर इशारा करता है। ये दिखाता है कि विकास का लाभ सब तक बराबर नहीं पहुंच रहा, और ये गैप सीधे तौर पर राज्य के मानव विकास सूचकांक को पीछे खींचता है। और लिंगानुपात भी 918 है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। हाँ। तो एक तरफ जमीन पर आबादी का इतना भारी दबाव, दूसरी तरफ शिक्षा में इतनी बड़ी लैंगिक असमानता, ये तस्वीर तो काफी चुनौतीपूर्ण लगती है। चुनौतीपूर्ण है, पर ये बिहार की सच्चाई है। लेकिन ये आज की सच्चाई है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो एक बिल्कुल अलग ही बिहार नजर आता है। एक ऐसा बिहार जो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक साम्राज्य था, भारत की पहली महान शक्ति का केंद्र। हाँ, मगध साम्राज्य। जब पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तब बिहार की धरती से ही एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। पाटलिपुत्र मतलब आज का पटना, वो सिर्फ एक शहर नहीं था, वो तो अखंड भारत की राजधानी थी। बिल्कुल। आप सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राट यहीं से शासन कर रहे थे, और ये सिर्फ राजनीतिक शक्ति का केंद्र नहीं था, ये ज्ञान का भी केंद्र था। हाँ, ज्ञान का केंद्र था। दुनिया भर से लोग यहाँ सीखने आते थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं बोधगया में हुई। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों की जड़ें इसी मिट्टी में है। और जब ज्ञान की बात आती है तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को कैसे भूला जा सकता है? वो तो उस दौर के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड थे। बिल्कुल। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा की स्थापना की थी। वो दुनिया का शायद पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। वहां सिर्फ धर्म नहीं बल्कि तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित सब कुछ पढ़ाया जाता था। लेकिन बख्तियार खिलजी ने उसे नष्ट कर दिया। ये बहुत दुख की बात है। बहुत। और उसी तरह पाल वंश के धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला की स्थापना की। ये दिखाता है कि बिहार में ज्ञान की एक अटूट परंपरा रही है। और ये परंपरा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थी, है ना? ये कला में भी दिखती है। मधुबनी पेंटिंग तो आज भी दुनिया भर में मशहूर है। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग वो सिर्फ एक कला नहीं है, वो एक सामाजिक परंपरा है। ये कला माँ से बेटी को विरासत में मिलती है। इसमें प्रकृति, धर्म और सामाजिक जीवन की कहानियां होती हैं। सब कुछ चटक रंगों और ज्यामितीय पैटर्न में कहा जाता है। और पटना कलम चित्रकला भी है। हाँ, पटना कलम भी है, जिसमें मुगल और ब्रिटिश शैली का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। ये सब बिहार की सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाता है। तो एक तरफ इतना गौरवशाली अतीत और दूसरी तरफ आज की सामाजिक आर्थिक चुनौतियां, ये विरोधाभास ही बिहार को इतना जटिल और दिलचस्प बनाता है। चलिए वापस जमीन पर आते हैं, मतलब बिहार के भूगोल और मिट्टी पर। हमने नदियों की बात की, अब ये नदियां मिट्टी कैसे बनाती हैं? इससे समझना बहुत आसान है। देखिए, उत्तरी बिहार में जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां नदी अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी की एक परत बिछा देती है। इसे खादर कहते हैं। खादर? हाँ, इसे आप ऐसे समझिए कि खादर वो जमीन है जिसे हर साल नदी से ताजा पोषक तत्वों का भोजन मिलता है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होती है। अच्छा। और दक्षिणी बिहार की मिट्टी? दक्षिणी बिहार में जहां बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता, वहां बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये खादर जितनी उपजाऊ नहीं होती क्योंकि इसे वो सालाना भोजन नहीं मिल पाता। और एक टाल मिट्टी का भी जिक्र था। हाँ, टाल मिट्टी गंगा के दक्षिणी किनारे पर एक बहुत बड़ा इलाका है जो बारिश में किसी झील की तरह पानी से भर जाता है। जब पानी उतरता है तो वो अपने पीछे जो मिट्टी छोड़ जाता है, वो दलहन की खेती के लिए सोने जैसी होती है। और इन्हीं अलग अलग तरह की मिट्टी पर बिहार की खेती टिकी है। चावल, गेहूं, मक्का और जूट। अब इन सब पर मौसम का कैसा असर रहता है? बिहार की जलवायु को कैसे समझा जाए? बिहार की जलवायु को वैज्ञानिक CWG कोड देते हैं। CWG? हाँ, जिसका सीधा सा मतलब है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। आसान भाषा में, यहाँ गर्मियाँ काफ़ी गर्म होती हैं, सर्दियों में ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती और ज़्यादातर बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और इसमें भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो अपनी चरम सीमाओं के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, और ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बारिश होती है किशनगंज में, जो उत्तर पूर्व में है। सबसे कम बारिश होती है औरंगाबाद में, और सबसे गर्म जिला है गया।
किशनगंज, औरंगाबाद और गया। हाँ, ये 3 नाम बिहार की जलवायु के 3 छोरों को दिखाते हैं। हमने चर्चा की शुरुआत में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा था। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी की हकीकत है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? कोई नदी इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? कोसी का गुस्सा उसकी रफ्तार और उसके बोझ की वजह से है। जब ये नदी ऊंचे हिमालय से नीचे उतरती है तो इसकी रफ्तार बहुत तेज होती है और ये अपने साथ भारी मात्रा में पत्थर, रेत और गाद लेकर आती है। लेकिन जैसे ही ये बिहार के समतल मैदान में पहुंचती है, इसकी रफ्तार अचानक से कम हो जाती है। और फिर वो साला बोझ जो वो अपने साथ ढोकर ला रही थी, उसे वहीं गिराना शुरू कर देती है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक थाली में पानी डालकर उसमें लगातार रेत डालते रहें। कुछ देर बाद पानी अपनी पुरानी जगह से बहना बंद कर देगा और रेत के ढेर के किनारे से एक नया आसान रास्ता बना लेगा। कोसी नदी हर साल यही करती है। अच्छा। उसकी तलहटी में गाद जमा होती जाती है, नदी का स्तर ऊपर उठता है और फिर एक दिन वो अपने किनारे तोड़कर एक नया रास्ता बना लेती है। और उसका ये नया रास्ता किसी का घर, किसी का खेत या पूरा का पूरा गांव हो सकता है। यही इसकी त्रासदी है। पिछले 200 सालों में ये नदी 120 किलोमीटर से ज्यादा पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। 120 किलोमीटर? हाँ, ये दुनिया में सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदियों में से एक है और इसी वजह से उत्तरी बिहार की 76% आबादी बाढ़ के खतरे में जीती है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक स्थायी मानवीय संकट है। लेकिन अगर ये समस्या इतनी पुरानी और जानी पहचानी है, तो आज तक इसका कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाया? क्या ये इंजीनियरिंग की विफलता है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी? ये एक बहुत जटिल सवाल है और इसका जवाब शायद इन दोनों में ही छिपा है। बड़े बड़े बांध और तटबंध बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कोसी इतनी ज्यादा गाद लाती है कि वो हर इंजीनियरिंग समाधान को चुनौती देती है। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी भी तो है। हाँ, ये भी एक बड़ा पहलू है। ये नेपाल से आती है, इसलिए किसी भी समाधान के लिए दोनों देशों के बीच गहरे सहयोग की जरूरत है, जो हमेशा आसान नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। वाकई, ये बिहार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चलिए, अब आखिर में कुछ ऐसे तथ्यों पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं के लिए एक चीट शीट की तरह काम कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं राजकीय प्रतीकों से। जरूर। तो बिहार का राजकीय पशु है बैल, ऑक्स, जो कृषि का प्रतीक है। और राजकीय पक्षी? राजकीय पक्षी है गौरैया, स्पैरो, जो अब शहरों में कम दिखती है। राजकीय वृक्ष है पीपल, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान मिला था। और राजकीय पुष्प है गेंदा, मैरीगोल्ड। ठीक है। और बिहार के इतिहास में प्रथम कौन थे? जैसे पहले मुख्यमंत्री? बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और पहले राज्यपाल? पहले राज्यपाल थे जय रामदास दौलतराम। और कुछ और जरूरी तारीखें या तथ्य जो याद रखने चाहिए? हाँ, बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। ये 1912 में इसके बंगाल से अलग होने की तारीख है और राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। तो ये थी बिहार के तथ्यों और उनके पीछे की कहानियों की एक यात्रा। हमने देखा कि कैसे गंगा नदी बिहार के भूगोल और जीवन को तय करती है, कैसे झारखंड के अलग होने से इसकी अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा ही बदल गई, और कैसे इसका गौरवशाली अतीत आज भी इसकी संस्कृति में जिंदा है। इन सभी बातों को जोड़ने पर एक ही बात समझ में आती है, बिहार विरोधाभासों का प्रदेश है। बिल्कुल। यहाँ अपार उपजाऊ जमीन है, लेकिन बाढ़ और सूखे की मार भी है। यहाँ भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, जो एक चुनौती भी है और एक संभावना भी। और जैसा कि एक स्लाइड में लिखा था, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसी विचार के साथ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बिहार का भविष्य इस बात पर कैसे निर्भर करेगा कि वो अपनी 2 सबसे बड़ी ताकतों, पानी यानी नदियां और लोग यानी युवा आबादी, इनका प्रबंधन कैसे करता है। क्या वो पानी के इस श्राप को वरदान में बदल पाएगा और क्या अपनी युवा आबादी को एक बोझ की जगह एक संपत्ति बना पाएगा? इस सवाल का